आज 29 मार्च है और जंग का 30वां दिन और दोनों तरफ से जबरदस्त हमले। यह जंग अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां से आगे ऐसी तबाही हो सकती है जिससे शायद लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी की याद आ जाए, क्योंकि हमले लगातार इजराइल पर हो रहे हैं, अरब देशों पर हमले हो रहे हैं, ईरान की अलग अलग जगहों पर भी हमले हो रहे हैं, अस्पताल पर हमले हुए, कल आपने देखा यूनिवर्सिटी पर हमले हुए। इन सब के बारे में शायद आप जानते भी होंगे। इस बीच इजराइल में तो वो तबाही है जो शायद यह सोचने पर मजबूर करती है कि यह जंग अब कब थमेगी पता नहीं, और जब थमेगी उसके बाद क्या होगा शायद आपको समझ ना आए, इतनी भयंकर तबाही है। लेकिन इसके बीच पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं उन्होंने एक नया खतरा पैदा कर दिया है, और वो खतरा है न्यूक्लियर रेडिएशन का, किसी ऐसे हादसे का जो एक झटके में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पिछले चंद घंटों के अंदर ईरान और इजराइल को मिलाकर 5 न्यूक्लियर ठिकाने हैं जिनके ऊपर स्ट्राइक हुई है और जिनके ऊपर मिसाइलें गिरी है, और उनमें जो सबसे खतरनाक हमले थे वो ईरान के अराक में जो शाहिद खुदाम हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स है। इजराइल और अमेरिका की एयरफोर्स ने इसको निशाना बनाया है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे हैवी वाटर जिसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, उसके ऊपर यह हमले हुए हैं। इसके अलावा यजद प्रांत ईरान का है, यहाँ अर्दकान में स्थित येलो केक उत्पादन संयंत्र पर हमले हुए हैं। दरअसल येलो केक यूरेनियम का ही एक ज्यादा सघन रूप होता है, जबकि हैवी वाटर का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। इन दोनों साइट्स पर हमला होने के बाद ईरान ने एक बार फिर डिमोना साइट पर अपने निशाना साधते हुए हमला किया। डिमोना में इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में आपको पहले से ही पता है। नेगेव रेगिस्तान में जो सिमोन पेरिस न्यूक्लियर सेंटर, इसके ऊपर एक बार फिर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं। लगातार बुसर पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा नतास में और हमले हो रहे हैं, पारचीन में हमले हो रहे हैं। यह 5 अलग अलग जगह हैं जहां पर न्यूक्लियर स्टेशंस पर हमले शुरू हो गए हैं, और ऐसे में यह एक भी मिसाइल अगर किसी भी न्यूक्लियर स्टेशन के कोर एरिया पर गिर जाती है, जहां सेंट्रीफ्यूजेस लगे हुए हैं वहां गिर जाती है, और वहां से अगर रेडिएशन शुरू हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर ही बदल जाएगी। न तो अरब देश बचेगा न इजराइल बचेगा, आसपास के जितने देश हैं वो तो तबाह होंगे ही होंगे। इसका रिएक्शन रूस तक जाएगा, इसका रेडिएशन रूस तक भी जाएगा, इसका रेडिएशन एशिया तक जाएगा, इसका रेडिएशन यूरोप तक जा सकता है। यानी कि एक ऐसी दुर्घटना हो सकती है जो हिरोशिमा और नागासाकी से भी बुरी हो सकती है, और इसको लेकर दुनिया के तमाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट बार बार आगाह कर रहे हैं। जो तमाम देशों के न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैं, अब वो यह कह रहे हैं कि ये जो 5-6 सेंटर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये किसी भी दिन एक ऐसी तबाही ला सकते हैं जो शायद सब कुछ तबाह करके रख देगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पहले कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं, वो पूरी बात खत्म हो गई है। फिर कहा गया अब 10 दिन के लिए हम युद्ध विराम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ हमले हुए। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। ईरान की तरफ से पहले ही यह साफ किया गया था, ईरान पर जो हमले हुए, ईरान के अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, ईरान की यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हो रहे हैं, ईरान के हॉस्टल्स और रेजिडेंशियल इलाकों पर हमले हो रहे हैं, जिसका जंग से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बम बरसाए जा रहे हैं। और इसके बाद ईरान का गुस्सा देखने को मिला। 5 देश दहले, 5 देशों पर चुन चुन कर हमले हुए, और ईरान कारण बता के भी हमले कर रहा है कि अगर सऊदी अपना बेस अमेरिका को देगा तो फिर सऊदी पर हमले होंगे। यूएई अगर किसी तरह से ईरान के खिलाफ कोई एक्शन करेगा तो यूएई पर हमले होंगे। बहरीन में सेना ने कहा हम ईरान पर हमला करेंगे, हम ईरान से जंग के लिए तैयार हैं, तो बहरीन पर भयानक हमले हुए। कुवैत में अमेरिकन सेंटर्स पर एक बार फिर हमले हुए। कुवैत के एयरपोर्ट पर अमेरिकन बेसिस पर फिर हमले हुए। यही हाल इराक का है। 5-6 अरब देश फिर 24 घंटे में दहल चुके हैं। और इसके अलावा सूत्रों से ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के अब इस प्रयास में हैं कि किसी तरह से हॉर्मुज़ खुल जाए। इस बीच अमेरिका का ऑयल रिजर्व तेजी से कम हो रहा है। जैसा कि जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक अमेरिका के ऊपर भी इस युद्ध का खासा असर पड़ रहा है।
अमेरिका का ऑयल रिजर्व भी खत्म होना शुरू हो गया है। ऐसे हालात में पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका के ऊपर पड़ रहा है। दो ही ऑप्शन हैं, या तो अमेरिका अपनी हार स्वीकार करे और यहाँ से वापस निकल ले। जिस तरह से हमले हुए थे उसका नतीजा देख लिया क्या हुआ। आपने देखा होगा कि कैसे जेडी वेंस नेतन्याहू पर चीख पड़े कि आपने हमें फंसा दिया इस युद्ध में। आपने कहा था सुप्रीम लीडर पर हमला करेंगे, हमने हमला कर दिया। अब उसके बाद आपने कहा था कि जंग जीत जाएंगे, और देखिए 1 महीने बाद क्या हालात हैं। हालात यह है कि ईरान का बच्चा बच्चा लड़ने को तैयार है और ईरान ने इजराइल और अमेरिका को घुटनों पे ला दिया। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश का दावा करने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट को यह समझ में नहीं आ रहा कि अब हम बाहर निकले तो कैसे निकलें। इस बीच ईरान की सेना का दावा है जितने बेस हैं मिडिल ईस्ट के सब तबाह हो चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट के बेस तबाह हैं और इजराइल का तो हाल ही छोड़ दीजिए। अब तो हूती और हिजबुल्ला भी पूरी ताकत के साथ हमले कर रहे हैं। हूती तैयार बैठा है स्टेट ऑफ अलमंदाब को बंद करने के लिए, यानी कि हार्मोज भी बंद और अलमंदाब भी, वो भी बंद। इसके बाद अब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से गुहार लगाई है, और यह कहना है खुद अमेरिका के कुछ डेमोक्रेट सेनेटर्स सांसदों का। वो यह कह रहे हैं कि हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन से मदद मांगी है और बार बार चीन से यह कह रहे हैं कि किसी तरह से ईरान को मनाइए और हार्मोज को खुलवाइए, वरना पूरी दुनिया के इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह से इस जंग में ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और ट्रंप की सारी कोशिशें स्टेट ऑफ हार्मोज को खोलने में फेल हो गई, ऐसी सूरत में अब ट्रंप चीन से गुहार लगा रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर यह भी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो यह जंग करीब 2 महीने से ज्यादा चल सकती है। यानी कि कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि इस जंग में अब ईरान भारी पड़ रहा है। इस सूरत में अगर ट्रंप सीज फायर करके वापस चले जाते हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट से, अरब से, बल्कि पूरी दुनिया से अमेरिका का प्रभाव बेहद कम होगा और यह संदेश जाएगा कि ईरान से हारकर अमेरिका भाग गया। ऐसे हालात में यह बहुत ही शर्मिंदगी भरी स्थिति हो सकती है अमेरिका के लिए। इसलिए यह कहा जा रहा है कि पेंटागन ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है लंबी जंग का, ग्राउंड ऑपरेशन का, और अगर ऐसा होता है तो यह जंग लंबी चल सकती है। और लंबी जंग में अमेरिका को कितना नुकसान होगा, कितनी कैजुअल्टी होगी, वो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। इसी के साथ ही खबरें यह भी आ रही है कि रूस ने ईरान के लिए हथियारों का एक बड़ा जखीरा भेजा है। इस तरह के दावे हो रहे हैं और उसमें हजारों की संख्या में ड्रोन हैं। ड्रोन का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में भी होता है। डेली करीब 400 ड्रोन बनाए जा रहे हैं वहाँ, जंग के बीच में बनाए जा रहे हैं। कई साइट्स ऐसी हैं वहाँ, लेकिन अब यह जंग लंबी होती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप कब तक क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया कि जंग शुरू आपने की थी, हमसे पूछ के तो की नहीं थी। आपने जंग शुरू की थी, अपनी जिम्मेदारी पर करी थी, लेकिन अब सवाल खत्म करने का है कि वो कब खत्म करना है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। अब आप डिसाइड नहीं करेंगे। ईरान के जितने लीडर्स हैं सब ने यह बात कह दी है, चाहे नए सुप्रीम लीडर हों चाहे सेना हो, सब ने यह बात कह दिया है कि अब तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है तय करने का कि ये जो खेल चल रहा था, जब चाहे हमला कर दिया और जब चाहे सीज फायर कर दिया, अब फंस चुके हो। यह भी बताया जा रहा है और इस तरह की आशंकाएं भी है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका ने हमले बंद कर दिया तो ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज खोल देगा। उसका कहना है कि हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, अब हर चीज यहाँ पे हमारी शर्तों पर होगी। ईरान का यह गुस्सा उसके सुप्रीम लीडर पर निशाना साधने का है, सुप्रीम लीडर को शहीद करने का है, ईरान के छोटे छोटे बच्चे को शहीद करने का है। अब ईरान अपनी शर्तों पर करेगा जो कुछ करेगा, और एक देश क्या सब मिल के रोकने की कोशिश करना है, कर लीजिए। जितने अरब देश हैं वो एक हो जाएं और सब एक हो जाए, यूरोप एक हो जाए, और तब कर लीजिए हमला। देख लीजिए क्या हो सकता है। हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कई देश। 1 महीने से मिसाइल मार रहा है, 1 महीने से ड्रोन खा रहे हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अब भी हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि यह सब देश ये भी जानते हैं कि सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जो ईरान में गुस्सा है वो खत्म होने वाला नहीं है, और जो रास्ते में आएगा वो सब पे बरसेगा। अभी तो जो हमले हो रहे हैं वो अरब देशों के बेसिस पर हैं। बाय एंड लार्ज अमेरिका के बेसिस जो हैं उन पर ही हमले हो रहे हैं, या जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर हमले हो रहे हैं, ताकि वहाँ पे जो अमेरिकन्स को टारगेट करके हमले हो रहे हैं
अगर जिस तरह के हमले इजराइल पर हो रहे हैं, अगर ऐसे ही यूएई, सऊदी, बहरीन, जॉर्डन, कतर, यहाँ सब जगह होने लग जाए तो क्या हाल होगा बताइए। और अब रूस की तरफ से यह खबर है कि रूस ने ड्रोन्स बैकअप देना शुरू कर दिया है और जितना लंबा युद्ध अमेरिका की उतनी करारी हार। और इसलिए कहा जा रहा है कि रूस ने जो है एक बड़ा प्लान तैयार किया हुआ है जिसमें चाइना का भी अहम रोल है, जिसमें रूस का भी अहम रोल है और ईरान के जो सेना के प्रतिनिधि हैं वो तो हैं ही शामिल उसमें। और प्लान यह है कि जितना लंबा जंग खिंच रही है अमेरिका को उतनी ही करारी हार, और ईरान यही तो चाहता है। ऐसे में आखिर अब आगे क्या होगा? ये जंग ऐसे कब तक चलती रहेगी? यहाँ ईरानी सैनिकों का दावा है कि ईरान एक ऑल आउट वार के लिए तो तैयार है लेकिन रोकेगा नहीं जंग। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है? इस बारे में कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान के सामने जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, जैसा कि अलग अलग कैलकुलेशन से समझा जा रहा है कि सिर्फ ईरान के आसपास हमले बंद करने से बात नहीं बनेगी। अब ईरान की सेना की स्ट्रेटजी बड़ी है, वे उसी लक्ष्य पे काम कर रहे हैं। सऊदी खाली करिए, जॉर्डन भी खाली करिए, कुवैत भी खाली करिए, बहरीन खाली करिए, इराक भी पूरी तरह से खाली करिए, यूएई खाली करिए, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। मिडिल ईस्ट से जब तक अमेरिका का वापस मार्च नहीं कर दिया जाएगा, ईरान कई बार कह चुका है, मिडिल ईस्ट का इलाका, यहाँ के जो देश हैं, इसमें दूसरे देशों की मिलिट्री इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है। अगर अरब के किसी भी देश में एक भी अमेरिकी जेट है तो जंग जारी रहेगी, अमेरिकी सैनिक है तो भी जंग जारी रहेगी। इसलिए ईरान ने चुन चुनकर उन होटल्स को निशाना बनाया, उन बेसेस को निशाना बनाया जहां अमेरिकन सोल्जर्स रुके हुए हैं। और ईरान का कहना है कि यह जंग जारी रहेगी और हम चुन चुनकर अमेरिकन पर निशाना साधते रहेंगे, चाहे वो जहां भी हो। अब इस बीच में ये जो न्यूक्लियर वाला स्थिति है, इसने जंग को एक बेहद खतरनाक दिशा में आगे बढ़ा दिया है। मिसाइल स्ट्राइक्स डिमोना में और अब इजराइल में जो न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर रहे हैं ईरान के, तो ईरान पलटवार करेगा। ईरान की पॉलिसी यही है, आप एक हमला करें, ईरान 10 हमले करेगा। आपने ईरान के स्टील प्लांट्स पर हमला कर दिया, देखिए यूएई में क्या हुआ और सऊदी में क्या हुआ और कुवैत में क्या हुआ। आप वहाँ के गैस फील्ड जलाएंगे, अरब के पूरे ऑयल फील्ड्स जो हैं वो जलने लगेंगे। तो ईरान इस मोड में है कि एक हमले का जवाब 10 हमले से दिया जाएगा। और ऐसी सूरत में अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ग्राउंड फोर्सेज वाली बात तो दूर की लग रही है। अब भले ही फोर्सेज भेज दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात सही है कि 10,000 सैनिक मरीन्स हैं, उसमें डेल्टा फोर्स है और तमाम अलग अलग यूनिट्स हैं जो मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गई हैं। लेकिन वो ऑपरेशन करेंगी नहीं करेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली प्रायोरिटी है वह यह चाह रहे हैं कि किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोला जाए, वरना सब कुछ ईरान के हाथ में वो चीज आ गई है। इसको अब वापस लेना मुश्किल है अमेरिका के लिए, अब इससे बाहर निकलना मुश्किल है, अब फंस गए हैं, सीधी सी बात है। ये कहना है ईरान का, अब तो जो करना है वो ईरान करेगा, वो तय करेगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलना है कि नहीं, वो तय करेगा कि कहाँ कहाँ हमले करने हैं। जंग जब रोकना है तब रोकी जाएगी, नहीं रोकना है नहीं रोकी जाएगी। वही सिचुएशन है इस समय। और अली लारिजानी के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल के नए सेक्रेटरी हैं, उनका रुख तो और भी ज्यादा आक्रामक है। इसलिए कहा जा रहा था कि जब तक अली खामनेई थे तब तक तो उन्होंने रोक रखा, उन्होंने नहीं बनने दिया न्यूक्लियर बम, क्योंकि वो अपने फैसले पर अडिग रहते थे। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपने जिस तरह से जो बर्ताव किया है ईरान के साथ, उसके बाद फिर क्या रूल्स और क्या रेगुलेशन, आप खुद बताइए। तो अब वहाँ पे एक बड़ी लीडरशिप है, जो एटम बम वाली सुगबुगाहट शुरू हो गई है, न सिर्फ ईरान में, पेंटागन में भी, अमेरिका में भी, रूस में भी, चीन में भी। दुनिया के हर बड़े एक्सपर्ट ये समझ रहे हैं कि किसी भी दिन खबर आ सकती है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और सब कुछ बदल जाएगा। और इधर किम जोंग तो इसलिए बैठे ही हैं उस दिन के इंतजार में कि कब खबर आए तो मैं ICBM भेजूं। वो तो बस इस बात के लिए तैयार हैं कि तुम न्यूक्लियर बम तो बनाओ, मैं ICBM भेजने को तैयार हूँ। लेकिन किम जोंग वो तो पता नहीं किस इरादे में बैठे हुए हैं, उन्हें तो बस मौका मिले तो अब बम फोड़ दूं। तो ये हालात है। 1 महीना होते होते अब यह जंग उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से न्यूक्लियर वार की शुरुआत होती है। इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। अब युद्ध की इन परिस्थितियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।